Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss laws of motion. This is very lengthy topic जिसके अंदर हम बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, देन इक्विलिब्रियम, दैट इज़ लीनियर इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, देन कंस्टेंट मोशन के अंदर बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, ओके। फिर उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड कोलिजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। तो बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन एक एक पॉइंट हम यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, ओके। लेट अस स्टार्ट विथ लॉज ऑफ मोशंस, ओके। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ फर्स्ट, Newton's first law of motion. So what is the statement? The statement is that every inanimate body continues its state of rest or of uniform motion unless an external unbalanced force acting on it. इसका मतलब क्या होता है कि एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म कब चेंज होगी? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता नहीं, तब तक वो वही स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। नंबर वन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट है यहाँ पर, ओके। एंड सेकंड है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट है एंड विच इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। तो जब तक हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म में कंटिन्यू रहेगा, ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की, मतलब ये खुद होकर उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करता है, जब उसके लिए उसको फोर्स अप्लाई करना होता है। सो द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। सो इनर्शिया दैट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शियल मास, इनर्शियल मास या फिर इनर्शिया, okay. This is the basic concept here. Inertia directly proportional to mass. तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट सेकंड देखिए, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, ओके। देखिए उससे पहले इनर्शिया, इनर्शिया का मीनिंग आपको क्लियर हो गया? व्हाट इज इनर्शिया? That is tendency of an object to remains in the state of rest or state of uniform motion. जब तक कि फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक ये इन्हीं स्टेट में रहते हैं, ओके। सो देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब इसका कि इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, that is the inability of body to change by itself its state of uniform motion. And third है student, that is inertia of direction, okay, that is inability of body to change by itself its direction. तो direction, magnitude of velocity, okay, या फिर state of rest, अगर ये change करना है तो एक physical quantity लगती है, that is known as force, okay. Now second लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका स्टेटमेंट क्या है देखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब अप्लाइड फोर्स के वजह से मोमेंटम चेंज हो जाता है बॉडी के अंदर। देखिए अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये स्टेटमेंट है।
अप्लाइड फोर्स अगर एफ लेते हैं हम, ओके, अप्लाइड फोर्स एफ, वेक्टर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डी वेक्टर पी बाय डी टी। वेक्टर पी दैट इज मोमेंटम। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मोमेंटम में चेंज होगा, मतलब मोमेंट चेंज इन मोमेंटम, मतलब यहाँ पर मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मतलब यहाँ पर मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, राइट। सो एफ अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू के डी पी बाय डी टी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो फॉर्मूला विल बी एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ओके, तो चलिए इसको यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते हैं हम। हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे हम डी डी टी ऑफ पी का मतलब एम वी, राइट। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टाइम, और दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मास इनटू डी वी बाई डी टी, या फिर प्लस देखिए सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब v इंटू डी एम बाई डी टी। तो ये इक्वेशन यहाँ पर तैयार होता है स्टूडेंट, मतलब ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। ओके, डी वी बाई डी टी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एम बाई डी टी रिप्रेजेंट चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाते हैं, दोनों चेंज होंगे, ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट। ओके, या फिर इसमें दो पॉसिबिलिटी है, देखिए नंबर 1, इफ यम इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब डी एम बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो डी एम बाई डी टी 0, मतलब सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, राइट, और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, बिकॉज डी वी बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट, मतलब ये फार्मूला कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, जनरली यही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज नोन एज फोर्स इक्वेशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं हम, ओके, तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाता है, रेस्ट है तो मूविंग होगा, मूविंग है तो स्टॉप होगा, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ओके, तो मास तो कांस्टेंट रहता है, जनरली ये हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे जिसमें देखिए वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, दैट मीन्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और वहाँ पर मास चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर डी वी बाई डी टी अगर 0 लेते हैं तो यही इक्वेशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन वहाँ पर चेंज इन मास पर यूनिट टाइम होता है कंटिन्यूसली। कन्वेयर बेल्ट है ना, या फिर प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। देखिए प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट में क्या होता है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो फ्यूल बर्न होगा ना, एंड हॉट गैसेस रिलीजेस आउट फ्रॉम बिलो ओपनिंग। सो वहाँ पर क्या होगा, हॉट गैसेस रिलीजेस आउट, दैट इज एक्शन फोर्स हम देखने वाले थर्ड लॉ में। एक्शन फोर्स, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स द रॉकेट मूव्स अपवर्ड। तो वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन कंटिन्यूसली फ्यूल इज बर्निंग एंड इजेक्टिंग हॉट गैसेस, तो वहाँ पर मास ऑफ द टोटल सिस्टम कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ओके, जहाँ पर देर इज़ वेरिएशन इन मास। नो, अब उसके बाद देखिए फार्मूला यहाँ पर फोर्स फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t, या फिर f इज इक्वल टू यम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम यम वी माइनस यम यू डिवाइडेड बाय टी, या फिर यफ टी, टी इधर लाते हैं यहाँ पर, ओके, यम वी माइनस यम यू। अब यम वी माइनस यम यू का मतलब क्या होगा, यम वी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ओके, दैट गिव्स the product of applied force into time, and product of force into time, this is also known as impulse। हम इसको impulse कब कहेंगे, अगर फोर्स ज़्यादा है लेकिन टाइम ऑफ एक्टिंग फोर्स बहुत ही कम है, मतलब इन वेरी शॉर्ट टाइम अगर ज़्यादा फोर्स वहाँ पर एक्ट होता है तो दैट इफेक्ट, ओके, और फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इम्पल्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, ओके। तो इम्पल्स का ये फॉर्मूला स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम यम वी माइनस यम यू, ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पर। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, it is very simple statement. What is the statement? To every action there is equal and opposite reaction. तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर होता है स्टूडेंट, ओके, देर इज़ नो रिएक्शन विदाउट एक्शन फोर्स। जैसे देखिए, अगर हम बॉल को वॉल की तरफ फेंकते हैं, ओके, तो जैसे बॉल हिट होगा वॉल के साथ तो बॉल एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल, तो वॉल तुरंत क्या करेगा, वहाँ पर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है, ओके, सो दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। और जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बहुत ही कम होता है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स, बिकॉज यहाँ पर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल, 0.001 सेकंड तक, ओके, तो इसलिए ये इम्पल्स है। एक्शन रिएक्शन पेयर्स में देखिए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ओके। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है स्टूडेंट, लेकिन डायरेक्शन अलग होती है, एग्जैक्टली अपोजिट होती है, इसलिए अगर एक्शन फोर्स F1 से हम रिलेट करते हैं, ओके, इज इक्वल टू माइनस F2 अगर रिएक्शन फोर्स है तो ये फार्मूला होगा। इक्वल टू साइन शोज दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, नेगेटिव साइन शोज दैट देयर डायरेक्शन आर एग्जैक्टली अपोजिट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखने वाले स्टूडेंट हम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाइड नहीं होगा स्टूडेंट, मतलब F अप्लाइड इज इक्वल टू 0, देन टोटल मोमेंटम मतलब P इज कंजर्व, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसका मीनिंग है कि इफ F इज इक्वल टू 0 मतलब फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, देन टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। देखिए फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, F इज इक्वल टू dP बाय dt, ये है ना फॉर्मूला, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू 0, देयरफॉर dP बाय dt इज इक्वल टू 0, ओके। डेरिवेटिव ऑफ P 0 है, मतलब P मस्ट बी कांस्टेंट, P मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। अब इसके जो एप्लीकेशन से देखिए, गन बुलेट सिस्टम या फिर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, इससे रिलेटेड MCQs आते हैं स्टूडेंट, ओके। जैसे देखिए इसका एप्लीकेशन नंबर 1, बुलेट गन सिस्टम, ओके। तो बिफोर फायरिंग बुलेट, गन और बुलेट दोनों
रेस्ट हो जाते हैं, तो उनका मोमेंटम क्या होगा, 0 होता है। ओके, और आफ्टर फायरिंग द बुलेट क्या होगा, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विथ लार्ज वेलोसिटी वेयर एज गन रिकॉइल्स, मतलब मूव्स बैक विथ स्मॉलर वेलोसिटी। ओके, तो उनका जो मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग इट इज़ ऑल्सो 0। तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट, देखिए कि सपोज बुलेट के लिए फर्स्ट पहले लिखते हैं यहाँ पर बुलेट और यहाँ पर गन। ओके, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये गन के लिए इक्वेशन है स्टूडेंट। तो m1 मतलब यहाँ पर मास ऑफ बुलेट इनटू मजल वेलोसिटी, muzzle velocity of bullet. Muzzle velocity, the maximum velocity with which bullet fired forward, that is known as muzzle velocity, is equal to m2 मतलब mass of gun into v2 का मतलब recoil velocity, recoil velocity of the gun, recoil velocity the velocity with which the gun moves backward। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है स्टूडेंट। ओके, ये एक एग्जाम्पल आता है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो कंसिडर देयर इज अ बॉम्ब विच इज़ एट रेस्ट, रेस्ट मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। ओके, नाउ व्हेन आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, लेट इट डिवाइडेड इनटू 4 फ्रैगमेंट्स। ओके, एंड मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सपोज देयर masses are m1, m2, m3, m4 and their velocities are v1, v2, v3, v4। ओके, तो इनके मोमेंट्स हम क्या हो गए यहाँ पर, p1, p2, p3, p4। ओके, तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम 0 था, इसलिए p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये फॉर्मूला। या फिर एक और पॉसिबिलिटी कौन सी यहाँ पर, सपोज देयर इज अ बॉम्ब एंड आफ्टर एक्सप्लोजन it divided into 3 fragments। okay, out of 3, 2 fragments moves in perpendicular direction, that this is mass m1, mass m2, and they are moving exactly perpendicular to each other with velocities v1 and v2, and third fragment will move in this direction। okay, इसकी velocity है v3, मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, p1, इसका मोमेंटम होगा p2, and both are in perpendicular direction, and this is the third part which has momentum p3। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि p1 और p2 का मोमेंटम जो होगा उसका रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, p3 होगा। सो वी कैन राइट p3 इज इक्वल टू वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2। ओके, और मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होगा फिर, p3 इज इक्वल टू रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए थर्ड टर्म 0। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर। या फिर देखिए मास और वेलोसिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, p3 मतलब m3 v3 इज इक्वल टू रूट p1 m1 v1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस m2 v2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेकंड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट। ओके, और थर्ड एप्लीकेशन जनरली होता है स्टूडेंट, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ रॉकेट। ओके, देखिए सपोज यहाँ पर एक रॉकेट है इस तरह से। ओके, और यहाँ पर फ्यूल होता है, fuel। Now, when the hot gases releases out, then this is action force, and due to reaction force the rocket moves upward with velocity u। Suppose this is constant velocity। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
कि नेट फोर्स जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स कौन सा होगा यहाँ पर, दैट इज weight of this rocket system, that is mg, where m is mass of the rocket system. Okay, then it moves upward with reaction force. अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फ्यूल बर्न होगा, हॉट गैसेस रिलीज आउट होंगे यहाँ पर, तो मास ऑफ द टोटल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम डिक्रीजिंग है ना, तो फिर हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द फार्मूला। ओके, वेलोसिटी यू कंसिडर किए, और यहाँ पर dm/dt मतलब क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ बर्निंग, रेट ऑफ बर्निंग। ओके, तो फिर नेट फोर्स ऑन रॉकेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द रॉकेट सिस्टम। ओके, तो ये फॉर्मूला इन द एटमॉस्फेयर होगा स्टूडेंट, बिकॉज एटमॉस्फेयर और नियर टू अ सरफेस वेट एक्सपीरियंस होगा ना यहाँ पर, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, एफ इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, वेलोसिटी कितने यू है, और रेट ऑफ बर्निंग दैट इज dm/dt, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स, माइनस वेट मतलब mg। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम, ma इज इक्वल टू u dm/dt माइनस mg, वेयर ए इज वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला होगा एटमॉस्फेयर में। ओके, बट इन फ्री स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर फ्री स्पेस, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जीरो कंसिडर करेंगे, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। ओके, तो फिर अगर g की वैल्यू जीरो है यहाँ पर, तो ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, तब ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, f इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू u dm/dt, ये फार्मूला स्टूडेंट। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन, ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर मिनिमम 2 MCQs आएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हम। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से देखें। फर्स्ट, फंडामेंटल फोर्सेस, ये फर्स्ट टाइप देखेंगे हम। ओके, फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। कौन कौन से होते हैं, नंबर वन देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, एंड थर्ड न्यूक्लियर फोर्स। देखिए कुछ किताब के अंदर 4 टाइप्स दिए, मतलब न्यूक्लियर फोर्स के फिर से 2 टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो वैसे फिर टोटल 4 टाइप्स होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, और कुछ किताब के अंदर यहाँ पर 3 टाइप दिए बेसिक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ अ फंडामेंटल फोर्स विच एक्सर्ट्स बिटवीन द मैसिव पार्टिकल्स। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ एक्सर्ट force of attraction on every object nearby it and present on its surface. The force of attraction between one planet and other planet, okay, moon and earth के बीच gravitational force होता है, उसी तरह से sun and planets के बीच gravitational force होता है स्टूडेंट। तो any 2 massive part मतलब any 2 particle which has mass, उनके बीच force of attraction होता है, that is known as gravitational force। और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू
G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट। ओके, तो जहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m1 m2 masses of that two particles and r stand for distance between their centers. Okay, so this is gravitational force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, मॉलिकुलर फोर्सेस, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। सो ऑल दिस फोर्सेस बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन आवर डेली लाइफ जो हम डिफरेंट फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं स्टूडेंट, सो ऑलमोस्ट दैट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, राइट। देन न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स मतलब द फोर्स विच होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर एक साथ इसको रखने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स वेरी शॉर्ट रेंज होती है। दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स। वाई? बिकॉज देखिए न्यूक्लियस की साइज बहुत ही कम होती है ना, इट इज़ अबाउट 10⁻13 to 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर न्यूक्लियस की साइज होती है। तो उसके बाहर न्यूक्लियर फोर्स नहीं एग्जर्ट होता है। ओके, उसकी रेंज बहुत ही कम होती है, मतलब 10⁻15 मीटर तक ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट लॉन्ग रेंज फोर्स है, ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फाइनाइट लॉन्ग फोर्स है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भी लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं एंड न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अगर देखते हैं हम, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 10⁻36 न्यूटन टाइम्स होता है। एंड न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दैट इज 10⁻38 न्यूटन्स होता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरेटिवली न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स होता है। लेकिन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है स्टूडेंट, दिस इज अबाउट 10⁻25 न्यूटन। मतलब ऑर्डर हम यहाँ पर अगर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। ओके, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है, उसके बाद फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो दीज आर फंडामेंटल फोर्सेस स्टूडेंट। सेकंड टाइप देखिए स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है, सपोज देयर इज़ अ टेबल सरफेस, और इसके ऊपर अगर हम एक ब्लॉक रखते हैं, ओके, जिसका मास है m, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसके फोर्स अर्थ का एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। ओके, दिस इज ऑल्सो टर्म एज वेट। द वेट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ पर एक सरफेस इसको मिला है, तो इफ ब्लॉक एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, तो तुरंत क्या होगा, सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ओके, सो दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस सरफेस को ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो फोर्स होगा, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए जब तक ऑब्जेक्ट एयर में,
फॉर एग्जांपल ये पेन मान लेते हैं, ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इट मूव्स डाउनवर्ड। जब तक इसको कांटेक्ट में सरफेस नहीं मिला है स्टूडेंट, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूविंग था ना, अब इस यहाँ पर इसको सरफेस मिला है, तो ये इसका वेट इस सरफेस के ऊपर एज एक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है और सरफेस इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब डेवलप होगा, अराइज होगा, जब कांटेक्ट में होगा दोनों फोर्सेस। देखिए यहाँ पर ब्लॉक और टेबल सरफेस कांटेक्ट में, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है ना, अगर ये टेबल सरफेस हटा देते तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स वेट की वजह से ये फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होगा स्टूडेंट। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरह से अगर हम इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव करने की कोशिश करते हैं, ओके, तो यहाँ पर टेबल सरफेस है और इस ब्लॉक का सरफेस है, तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, and that friction force opposes the relative motion of this moving block। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है स्टूडेंट। इस तरह से सरफेस, दो बॉडी के सरफेस अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर एक फोर्सेस अराइज हो जाता है, तो सच फोर्सेस आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। ओके, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए मून और अर्थ के बीच कांटेक्ट है क्या? फिजिकल नहीं, लेकिन उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अगर दो बार मैग्नेट हम कंसिडर करते हैं यन पोल, तो उनके बीच रिपल्शन फोर्स होता है, तो कांटेक्ट भी नहीं है उनके बीच, लेकिन एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट होता है ना, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मॉलिकुलर फोर्सेस। ओके, सो दीज फोर्सेस आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नो, उसके बाद थर्ड टाइप होता है और एक कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और ये दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। अब कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है? जिसमें टोटल एनर्जी या फिर वर्डन कंजर्व होता है। ओके, जैसे देखिए सपोज यहाँ पर एक ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है यम। ओके, नो सपोज यहाँ पर एक हाइट है h इज इक्वल टू 10 मीटर, मास मान लेते हैं यहाँ पर 1 किलोग्राम है। ओके, तो जैसे आप ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर है, तो इसको अगर हम लिफ्ट अप करते और यहाँ पर लाते, हाइट कितनी है? 10 मीटर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। ओके, तो देखिए मास कितना है? 1 किलोग्राम, g हम 10 लेते हैं और h भी 10 है, मतलब 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कितनी है? 100 जूल है। नाउ व्हेन इट इज़ अलाउड टू फॉल डाउन, तो ये फॉल डाउन होगा स्टूडेंट, और जैसे ये ग्राउंड लेवल पर टच करेगा उसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100 जूल होगी ना। ओके, अगर यहाँ पर फिर से इस ऑब्जेक्ट को हम 10 मीटर हाइट पर लाते, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 100 जूल होगी। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिबल है, तो टोटल एनर्जी कॉन्जर्व है ना, सेम है ना। तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वैसे जनरली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जितने भी है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मॉलिकुलर फोर्सेस, या फिर और हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्सेस, ओके, एटसेट्रा आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या होता है? कि इन विच द टोटल वर्डन और एनर्जी डज नॉट रिमेन्स सेम। ओके, दैट फोर्सेस आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सपोज ए पोजीशन और ये
यहाँ पर बी पोजीशन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट ए पोजीशन पर, ठीक है। और इसके अंदर 100 जूल एनर्जी है। 100 जूल एनर्जी ब्लॉक के अंदर कब आएगी? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, मान लेते हैं 100 जूल एनर्जी इसके ऊपर अप्लाइड किए, ट्रांसफ़र हुई है। ओके, तो एनर्जी मिलने के बाद ये मूव होगा एंड बी पोजीशन तक आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट होगा ना, दैट फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक को अगर ए से बी तक मूव करना है तो इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा। सपोज फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट 20 जूल वर्क डन हुआ है, तो ब्लॉक बी तक आते आते अब ब्लॉक के अंदर एनर्जी कितनी बची होगी? 80 जूल, बिकॉज 20 जूल यहाँ पर यूटिलाइज हुई ना। नाउ अगर हम बी पोजीशन से ब्लॉक को अगर ए पोजीशन तक लाते हैं तो यहाँ पर फिर से एनर्जी 100 जूल होती है क्या, ये देखते हैं। ओके, नाउ मूव दिस ब्लॉक टूवर्ड्स ए पोजीशन, तो अब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड होगी, अपोजिट। ओके, जैसे हम ब्लॉक को बी पोजीशन से ए पोजीशन तक लाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? बी टू ए पाथ सेम है ना, तो 20 जूल एनर्जी यूटिलाइज होगी अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? 80 जूल एनर्जी है, तो यहाँ अब ए पर पहुँचते तक इसके अंदर कितनी एनर्जी रहेगी स्टूडेंट? 60 जूल। मतलब एनर्जी कंजर्व हुई क्या? नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर विस्कस फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस। ओके, जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट, ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल या फिर बॉडी। ओके, इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट, इसमें दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। नंबर 1 रोटेटरी इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर टो मतलब क्या होता है? टॉर्क। ओके, टॉर्क, नेट टॉर्क हमेशा 0 होता है, मतलब समेशन ऑफ टॉर्क, ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द particle rotating body, it is equal to 0, so that is called rotatory equilibrium। और सेकंड होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब क्या? लीनियर इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर अगर हम डिफरेंट फोर्सेस ऐड करते हैं, लेकिन सब फोर्सेस की वेक्टर एडिशन अगर 0 आ जाती है, मतलब समेशन ऑल वेक्टर्स एफ, ओके, यहाँ पर टॉर्क भी वेक्टर है, इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर कहेंगे हम कि ऑब्जेक्ट या बॉडी फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ओके, तो देखिए वेक्टर एफ इज इक्वल 0, मतलब वेक्टर यम वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला फोर्स का। ओके, इसका मतलब क्या होगा? यम तो कांस्टेंट है, मतलब समेशन ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। नेट एक्सेलरेशन देखिए स्टूडेंट, समेशन ऑफ ऑल एक्सेलरेशंस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि नेट एक्सेलरेशन ये 0 होगा। मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट है, ओके, मतलब v इज इक्वल 0, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, a इज इक्वल 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 0 होगी, या फिर सेकंड दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनरी इक्विलिब्रियम। देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज कैसे आते हैं यहाँ पर और उसको सॉल्व कैसे करना है। सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, ओके, और इट इज़ प्लेस्ड ऑन सरफेस। नाउ इफ देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, two different forces in different directions are acting,
सपोज ये F1 है और इस डायरेक्शन में सपोज F2 फोर्स एक्ट होता है, लेकिन द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर कैसे होंगे देखिए। तो एक तो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज़ mg, देन नॉर्मल रिएक्शन होगा n इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ लेट दिस फोर्स मेक्स एन एंगल θ1 विथ वर्टिकल एक्सिस। अगर इसको हम x एक्सिस और ये y एक्सिस हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो F1 मेक्स एंगल θ1 विथ वर्टिकल, F2 मेक्स एंगल θ2 विथ वर्टिकल। तो F1 F2 के रिजोल्यूशंस होंगे और इनके फिर कंपोनेंट यहाँ पर हम लेंगे। जैसे कि y एक्सिस पर इसका कंपोनेंट क्या होगा F1 का, F1 cos θ1 होगा, और x एक्सिस पर क्या होता है F1 sin θ1। उसी तरह से F2 फोर्स मेक्स एंगल θ2 विथ वर्टिकल, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट F2 cos θ2, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा F2 sin θ2। तो इस तरह से हम इसके रिजोल्यूशंस लेंगे और फिर टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या इसको कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। या फिर सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में स्टूडेंट F1, दूसरा फोर्स होगा सपोज इस डायरेक्शन में F2, और तीसरा फोर्स होगा स्टूडेंट इस डायरेक्शन में, लेट दिस इज F3। ओके, तो अगर ये ट्रांसलेटली इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज लैमिस थ्योरम। ओके, लैमिस थ्योरम। अब लैमिस थ्योरम क्या होगा, उससे पहले देखिए 3 फोर्सेस है F1 F2 F3। ओके, सपोज F1 फोर्स इस डायरेक्शन में, ओके, F2 और F3, तो F1 फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो एंगल होगा लेट दिस इज θ1, F2 फोर्स के अपोजिट जो एंगल होगा लेट दिस इज θ2, और F3 फोर्स के अगेंस्ट जो एंगल होगा लेट दिस इज θ3। ओके, तो लैमिस थ्योरम यहाँ पर क्या होता है कि F1 डिवाइडेड बाय sin θ1 इट इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय sin θ2 इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय sin θ3। तो इसे हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर F1 F2 दिया है, F3 निकालना है और एंगल्स दिए θ1 θ2 θ3, तो F3 की वैल्यू इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो दिस इज़ लैमिस थ्योरम। या फिर देखिए इसको और एक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम कि किसी एक फोर्स की डायरेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस लीजिए, सपोज दिस इज x एक्सिस। ओके, F1 की डायरेक्शन हमने x एक्सिस पर ली। अब यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस तरह से, राइट। तो फिर क्या होगा F2 और F3 ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं है एग्जैक्टली, तो इनके रिजोल्यूशंस लेंगे हम अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस, और फिर टोटल फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर इक्वल, टोटल फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस दैट इज टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड आर इक्वल, और ये इक्वेट करके फिर हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, तो बेस्ट वे है कि लैमिस थ्योरम अब इस कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।